सप्लाई के बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट से किस तरीके से रिवाइज करना है। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी ओकेजन आएगी, कौन सा ऐसा टाइम आएगा जिसमें लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज हो जाएगी। दो सेक्शन इस चैप्टर के अंदर पढ़ाए जाते हैं, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। अलग अलग केसेस हैं इसके, फटाफट से आपको बता दो। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में आपको बताया जाता है लायबिलिटी टू पे टैक्स शैल अराइज इन द फॉलोइंग केसेस। पहला 12(2) फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब ये है, मैं बहुत जल्दी बता देता हूं। सप्लायर गुड्स सप्लाई करता है, रिसिपिएंट को गुड्स मिलते हैं, सप्लायर की रिस्पांसिबिलिटी है आपकी जीएसटी भरने की। रिवर्स चार्ज में उल्टा हो जाता है, सप्लायर गुड्स सप्लाई करता है लेकिन रिसिपिएंट की लायबिलिटी हो जाती है और रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी भरने की, तो रिसिपिएंट के यहां पर हम टाइम सप्लाई निकालते हैं। नेक्स्ट आपके 12(4), 13(4), 12(5), 13(5), 12(6), 13(6) सेक्शन याद करना बहुत आसान है इस चैप्टर के अंदर। ये सभी एक साथ पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, गुड्स के लिए एक सर्विस के लिए। बस हमें इफेक्टिवली यहां पर ये दो सेक्शंस पढ़ने होते हैं। 12(2) है फॉरवर्ड चार्ज गुड्स का, 13(2) है फॉरवर्ड चार्ज सर्विसेज का। ऐसे ही 12(3) है आपका रिवर्स चार्ज किसका, गुड्स का, और 13(3) है आपका रिवर्स चार्ज किसका, सर्विसेज का। तो इसके सेक्शन याद करना बड़े हैं आसान। आ जाते हैं फटाफट से कौन कौन से प्रोविजन है। पहला आता है 12(2). सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपके स्टडी मेट के, आपको पहले से आता होगा ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, तो फास्ट चल रहा हूं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आपको निकालना है तो दो ही रूल है इसके अंदर। पेमेंट को इग्नोर कर देना, 12(2) के अंदर अमेंडमेंट आ चुकी है। अगर कुछ बच्चे पुराने वाले लेक्चर लेके बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा, 12(2) में आपको अगर गुड्स वाला केस है तो आपको पेमेंट इग्नोर कर देनी है, एडवांस बेसिस पे टैक्स नहीं लगता है। तो दो ही डेट बची है आपको, डेट ऑफ एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू, और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपको सेक्शन 31 में इनवॉइस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। एक दो प्रोविजन यहां पर भी पढ़ाए जाते हैं। इन दोनों में से जो पहले आ जाए, पहले पेमेंट हुआ करते थे लेकिन इग्नोर करते हैं, और रूल ये बना नो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स ऑन केस ऑफ एडवांस पेमेंट, लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं है। सेक्शन 31 आपको बताता है कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगी, तो उन्होंने बताया अगर गुड्स में जो गुड्स की सेल है अगर उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है तो आप क्या करेंगे, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो क्या करेंगे। तो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगी वो मूवमेंट जो जिस दिन यहां से फैक्ट्री से रिमूव हुआ, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब आप उसे असेंबल वगैरह कर रहे हैं तो यहां पर डेट ऑफ रिमूवल जो है वो लास्ट डेट होगा, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपिएंट देयरऑफ, या फिर डेट ऑफ डिलीवरी जिसे बोलते हैं। इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड ऑन और बिफोर अबाउट डेट, तो ये लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बताता है। 12(3) बताता है आपको किस केस में, 12(3) एक पॉइंट बता दूं आपको कि अगर आपको अबव इवेंट्स एसेटेनेबल नहीं है 12(2) के अंदर, मतलब ना आपको गुड्स का रिमूवल पता चल रहा है ना इनवॉइस, कुछ नहीं पता चल रहा आपको, तो डेट ऑफ एंट्री रिसिपिएंट की बुक्स में जब हुई है तब आप इसके अंदर इसका आंसर बता सकते हैं। 12(3) के अंदर आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, किस केस में, रिवर्स चार्ज के केस में। रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है कि जो रिसिपिएंट है वो लायबल होता है टैक्स भरने के लिए, तो रिसिपिएंट के यहां पर क्या हो रहा होगा, रिसिपिएंट के यहां पर गुड्स आ रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स। दूसरा रिसिपिएंट और क्या कर रहा होगा, रिसिपिएंट पेमेंट कर रहा होगा, तो दूसरी डेट आ गई डेट ऑफ पेमेंट। और नेक्स्ट जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कई सारे कंफ्यूज होते हैं कि बताइए एक में 61st है और एक में 31st है, तो जो हम पहले पढ़ते हैं गुड्स वाला उसमें कम दिन है, जो हम बाद में पढ़ते हैं सर्विसेज वाला उसमें ज्यादा दिन है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इनवॉइस क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी होती है सप्लायर की इशू करने की, इसलिए जो लॉजिक बना वो ये है कि जैसे ही सप्लायर इनवॉइस इशू कर देगा उसके 31 दिन के अंदर अंदर वाली डेट, तो 3 डेट्स मेरे पास यहां पर आ चुकी हैं। और ध्यान रखिएगा रिवर्स चार्ज में एडवांस बेसिस पे भी लगता है, पेमेंट को इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ वो गुड्स के केस में 12(2) में गए हैं, गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज में पेमेंट को इग्नोर नहीं करना है। तो 3 रूल आपको पता चल गए, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट मेड बाय द होम रिसिपिएंट, एंड नेक्स्ट 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। नेक्स्ट आते हैं डेट ऑफ पेमेंट क्या लेनी है, तो चाहे बैंक में एंट्री हो जाए चाहे बुक्स में एंट्री हो जाए, दोनों में से पहले हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका 12(4) और 13(4). 12(4) हो या 13(4) हो, किसके केस में है, वाउचर्स के केस में। वाउचर्स देख लीजिए, जब आपकी कंपनी आपको इशू करती है कि आप इससे कुछ भी आइटम खरीद सकते हैं, अगर कोई भी आइटम खरीद सकते हैं तो वाउचर पे पता नहीं चलेगा आप क्या खरीदेंगे, उसमें जीएसटी का रेट क्या होगा। तो जब खरीदेंगे दैट मींस वाउचर्स आर नॉट आइडेंटिफाइबल। अब वाउचर्स अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जब वाउचर्स को आप रिडीम करेंगे तब आपकी टाइम ऑफ सप्लाई आएगी। और अगर वाउचर्स आइडेंटिफाइबल है, लिखा हुआ है शर्ट कूपन, पेंट कूपन, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर आप जो है वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ये कुछ एग्जांपल वहां पर दिए हुए हैं कि अगर आपको फूड पास मिला है जिसमें आप कोई भी फूड आइटम खरीद सकते हो जिसमें सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, इसीलिए डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। और अगर पहले से ही लिखा हुआ है जैसे शर्ट कूपन है तो इस केस में शर्ट ही परचेज की जा सकती है कूपन से, सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, इसलिए जिस समय इशू कर रहे थे शर्ट को वाउचर को उसी समय आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। रेजिडरी सेक्शन ये कहता है कि भाई साहब अगर मान लीजिए इन किसी भी सेक्शन से यानी कि 12, 2, 3, 4 किसी तरीके से भी अगर आप ना निकलवा पाओ तो क्या करेंगे, या फिर 13, 2, 3, 4 से अगर आप ना निकलवा पाओ तो 12, 5 और 13, 5 आपको बता दें रेजिडरी सेक्शन है, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। उसका मैं का मतलब ये है कि ये देखिए कि क्या वो पीरियोडिक रिटर्न फाइल करता है और पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं करता है। अगर वो पीरियोडिक रिटर्न फाइल करता है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग पीरियोडिक रिटर्न, और अगर पीरियोडिक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में पेमेंट जो जिस दिन टैक्स की पेमेंट होगी वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। फिर आते हैं हम 12, 6 और 36 आईपीएल। आईपीएल वर्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस। खास बात इनकी ये होती है कि अगर आपको
इंटरेस्ट या पेनल्टी या लेट फीस जिस दिन मिलेगी उसी दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर ऐसा होना हो कि मान लीजिए 10,000 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिलना है, मैंने कहा भाई साहब 10,000 मत दो, आप 6,000 दे दो, 4,000 रहने दो, तो जो 6,000 है सिर्फ उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। दूसरा केस, अगर मैंने कहा 10,000 दो ही मत, तो क्या होगा, पूरी पेमेंट मैंने वेव ऑफ कर दी तो क्या होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा ही नहीं उस केस में। यहां खत्म होते हैं हमारे गुड्स और 13, 4, 5, 6 से रिलेटेड प्रोविजन। अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई किस केस में, सर्विस में। बस हमें कौन सा पढ़ना है, 13(2) और 13(3) पढ़ना है, क्योंकि 4, 5, 6 वाउचर्स, रेजिडरी सेक्शन, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है। तो टाइम ऑफ सप्लाई आते हैं सर्विसेज के केस में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्विसेज के केस में भी क्या पेमेंट को इग्नोर करना है, आंसर इज नो। तो प्रोविजन ये आता है कि कुछ टाइम लिमिट दी गई है इनवॉइस को इशू करने की। जैसे ही आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाए उसके 31 दिन 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू किया है, इसका मतलब यह है कि आपकी इनवॉइस की डेट काम की है। और अगर 30 दिन की इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो इनवॉइस की डेट काम की नहीं है। जब इनवॉइस की डेट काम की होगी तो इनवॉइस की डेट को निकालेंगे और पेमेंट देखेंगे व्हिचएवर इज अर्लियर। जब इनवॉइस समय से इशू नहीं हुआ है, इसका मतलब इनवॉइस मेरे काम की डेट नहीं है, तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस वाली डेट लेके मैं कंपेयर करूंगा डेट ऑफ पेमेंट से, तो व्हिचएवर इज अर्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम का मतलब विद इन 30 डेज, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट को कंपेयर करेंगे। और अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ध्यान से पढ़िएगा इस वाले प्रोविजन को, क्वेश्चन कराते समय और ध्यान से पढ़ाऊंगा। यहां पर इन्होंने बताया कि टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने की, सेक्शन 31 के अंदर, जो इनवॉइस चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया जाता है, वो ये है कि विद इन 30 डेज आपको इनवॉइस कंप्लीशन ऑफ सर्विस से इशू कर देना चाहिए। थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं, आपको मेरे ख्याल से फास्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो विद इन 30 डेज की जगह चेंज हो जाएंगे आपके 45 डेज में। अगर कौन कौन सा केस होगा तो जरा ध्यान से देखिएगा। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योर, नॉन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन केसेस में अगर आपका आएगा तो आपका 30 डेज को रिप्लेस कर देंगे 45 डेज। नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने कहा अच्छा अगर टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाइबल ना किया जाए, ऐसा आपने गुड्स में बताया था 12(2) के अंदर, तो ऐसा ही 13(2) के अंदर भी है। अगर टाइम ऑफ सप्लाई तुमसे आइडेंटिफाइबल ना हो रहा हो तो सप्लायर रिसिपिएंट से पूछ लेना अपने, वहां पर उसने बुक्स में एंट्री कब की है, बस बात खत्म। एक्सेस अकाउंट अगर आपको मिल जाए सर्विसेज के केस में, तो उन्होंने कहा जैसे एयरटेल, वोडाफोन वगैरह की इसकी थोड़ी बहुत आगे छोटी मोटी पेमेंट अगर हमने कर दी सर्विस के केस में तो क्या होगा, तो 1,000 तक की अमाउंट में जो एक्सेस अमाउंट हमें मिली है वो कंपनी के पास ऑप्शन देते हैं हम कि तुम जो है एडवांस बेसिस पे मत भरो, इनवॉइस के रूल्स के हिसाब से, मतलब जो नॉर्मल रूल्स होते हैं हमारे 13(2) वाले, उसके हिसाब से जब इनवॉइस इशू करोगे तब कर देना। लेकिन अगर आपका 1,000 से लेके ऊपर अमाउंट चला गया तो वो तो एडवांस बेसिस पे टैक्स होगा। तो छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए बिल बनता है 1,49,000 का या 1,45,000 का, उसने 1,50,000 कर दी तो 5,000 एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या करेंगे, तो भाई एडवांस 5,000 पे अभी टैक्स लगेंगे। क्वेश्चन कराऊंगा भी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्सल, सिर्फ 2 पॉइंट है इसके अंदर। गुड्स के अंदर 3 केस थे, कौन कौन से केस, जरा ध्यान से सुनिए। गुड्स मेरे पास आ रही है, पेमेंट मैं कर रहा हूं, इनवॉइस वो इशू करेगा उससे 31 दिन, तो ये 3 पॉइंट थे। अब मेरे पास सर्विसेज तो फिजिकली आएंगे नहीं, तो सर्विसेज रिसिपेंट वाला पॉइंट हट गया, तो कौन सा पॉइंट बचा, एक तो पेमेंट वाला पॉइंट बचा। क्या पेमेंट वाला पॉइंट है, आंसर इज यस। फिर बचा 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मैंने कहा तो वो जो रिवर्स चार्ज है गुड्स वाला उसमें 31st है और बस यहां पर 61st है और कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ये लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं है, एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है बाय द सप्लायर। डेट ऑफ पेमेंट कौन सी लेनी है, वही रिसिपेंट के यहां पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो जाए या बैंक में पहले एंट्री हो जाए। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें जो मेन एंटरप्राइज है वो बाहर है और इंडिया में उसका एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो कैसे निकालेंगे भाई, बुक्स में एंट्री करवा लो उससे या पेमेंट कर दो। इंडिया के अंदर जो वाला व्यक्ति है व्हिचएवर इज अर्लियर इसके अंदर हो जाएगा और यहां पर आकर इसके सभी प्रोविजन जो है मेरे हिसाब से हो जाते हैं खत्म। बहुत जल्दी प्रोविजन हमने खत्म कर लिया, लेकिन खाली अगर प्रोविजन में बनाओ तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट भी नहीं हुए होंगे और हमने पूरे प्रोविजन इसके अंदर खत्म कर लिए। लेकिन मुझे आपको पूरे प्रोविजन ही नहीं, एक एक क्वेश्चन